नमस्कार मित्रों, मैं अमर बहादुर सिंह पूर्वा मंथन से फिर एक बार आप सबके सम्मुख हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा सरगर्मी से राज्यसभा की जो 10 सीटें भरी जानी हैं उनके बारे में चर्चा है। तो ये वीडियो मेरा उसी के संदर्भ में है और ये वीडियो हम कोशिश करते हैं कि इसमें सभी तरह की अच्छी जानकारियाँ आपको दें और अगर प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भित जो लोग भी लोग हैं इस वीडियो को देखें तो इससे उनको और भी लाभ मिलेगा। देखिए, राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो फिर उसमें हम संसद का एक घटक है और अगर हम इसके ऐतिहासिक विकास के क्रम को देखें तो सबसे पहले इसका जो उद्भव हुआ वो स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1919 में जो है चेम्सफोर्ड के समय इसकी बात चली थी और 1921 में द्विसदनीय संसद की बात जो है वो कही गई जो है और 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने भी इसकी वकालत की कि ये हमारे लोकतंत्र में ज़रूरी है, इसके रखना चाहिए जो है। तो जब संविधान सभा का निर्माण हुआ और 1950 में जब ये संविधान लागू हुआ तो 1952 से पहले जो है राज्यसभा की जो कुल सीटें थी जो निर्धारित की गई थी उनकी संख्या 216 थी, जिसमें 12 सदस्य जो है मनोनीत किए गए थे और 204 जो है वो राज्यों से चयनित करके गए थे। तो ये तो पहले का हिसाब है जो है। अभी जब इस समय अगर देखा जाए तो टोटल जो संख्या है राज्यसभा की वो 250 अधिकतम माना गया है, जिसमें 5 रिक्त हैं। तो 245 में 12 जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा और शेष 233 सीटों पर चयन होता है। हर राज्यों से अलग अलग जो है उनकी सीटें निर्धारित की गई। ये सीट भी जो है वो राज्यसभा में उस राज्य के जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार जो है बनाए गए हैं जो है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखिए तो इस समय 31 है। इसके पहले जब उत्तराखंड और यूपी जब एक में था तो ये 34 था जो है। या ऐसे जो है हर एक स्टेट पे कोटा जो है इसका राज्यसभा का बटा हुआ है। तो देखा जाए अगर तो राज्यसभा एक तरह से देखा जाए तो संसद का घटक है और संसद जो है वो तीन उसके अंग हैं, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा जो है ये संसद का जो गठन है ये हमारे संविधान में आर्टिकल 79 में इसका प्रावधान है और उसी के अंतर्गत देखा जाए तो आर्टिकल 80 में जो है राज्यसभा के गठन की बात की गई, जो हम अभी चर्चा किए हैं कि कितनी संख्याएं हैं और कहाँ कहाँ पे उनका है जो है। अभी जब 1971 में जब सीटों के बारे में एक आकलन किया गया तो ये कहा गया कि 2026 तक जो भी हमारे लोकसभा राज्यसभा में जो भी सदस्य हैं उनकी संख्या 2026 तक जो है वो नहीं बढ़ेगी और जो लोकसभा और राज्यसभा में जो जिनका आधार है जो है एक जैसे कि मान लीजिए कि हर एमपी का एक अपना कास्ट होता है जब राष्ट्रपति का चुनाव देता है तो जो उसका आंकड़ा बनाया गया वो जनसंख्या का वो 1971 बेस ईयर दिया गया था। यानी कि 1971 में जो जनसंख्या थी उसी के आधार पर हर राज्यसभा में जो एमपी होता है जो चुनाव देते हैं उनका वो वैल्यू जो है माना गया था और ये कहा गया कि 2026 तक जो है ये संख्या भी घटेगी बढ़ेगी नहीं। कहने का मतलब है कि अब जब सेंसस होगा जब 2031 का, उसके बाद से इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। अभी जैसे कि अभी 6 महीना 8 महीना पहले इसकी चर्चा चल रही थी कि लोकसभा की संख्या जो अभी 543 45 करके है, जिसमें 2 मनोनीत है जो है, इसकी संख्या 800 होने वाली है और नए संसद भवन का इसीलिए निर्माण हुआ था। तो ये सब जो बातें हैं ये हम अगली जो सेंसस होगा उसके बाद होगा। जब हम सेंसस की बात करते हैं तो देखिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सबसे जो पहला सेंसस बना था वो 1872 में बना था लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन ऑफिशियली हर 10 साल के बाद जो हम लोग सेंसस करते हैं ये 1881 में बना
लॉर्ड रिपन उस समय जो है यहाँ का लॉर्ड थे जो है ब्रिटिश काल में, और तब से हर वर्ष का ये गणना जो है होती चली आई हुई है। तो ये तो हो गया कि 1971 जो है वो बेस ईयर था, और 2026 तक जो भी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य उसमें बदलाव नहीं होना है। और मैंने ये भी बता दिया कि राज्यसभा में कुल जो संख्या है वो 250 है, 5 रिक्त है, 245 कुल है, और इस 245 में 12 जो राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में साहित्य से, खेल से, संगीत से, वैज्ञानिकता से जो है ऐसे विभिन्न क्षेत्रों की जो मूल्यवान जो अभिन्न लोग हैं वो 12 संख्या है उनकी जो है वो मनोनीत होते हैं, और शेष 237 पे जो है वो विभिन्न जितने भी राज्य हैं सबकी मिला दिया जाए तो वो जो है राज्यों के असेंबली से चुन के जाते हैं जो है। तो ये तो रहा पूरा का विवरण। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, जो अभी चुनावी हलचल हो रही है कि कुल 10 जो है वो मेंबर राज्यसभा में सदस्य चुने जाने वाले हैं। एक बात आपको और बता दें कि ये जो राज्यसभा है इसकी जो संरचना है ये कभी जो है वो विघटित नहीं होती, कभी डिजॉल्व नहीं होती। जैसे लोकसभा का है कि 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल के बाद चुनाव होता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो भी मेंबर चुना जाता है, पहली बात तो वो 6 साल के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए चुना जाता है, और हर 2 साल के बाद 1/3 संख्या जो राज्यसभा की है वो रिटायर हो जाते हैं जो, तो चुने जाते हैं। तो इसलिए ये जो राज्यसभा का जो द्विसदनीय का जो उच्च सदन है ये कभी जो है वो विघटित नहीं होता है, ये परमानेंट बॉडी है इसको कहते हैं जो। अब हम आ जाते हैं कि राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं जो 10 सीटों पे वो इतना दिलचस्प क्यों है। देखिए, राज्यसभा के जो आंकड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 10 सीट है जो है, तो मिनिमम जो है कितनी संख्या होनी चाहिए विधायकों की जो राज्यसभा के मेंबर चुनेंगे, उनकी संख्या का एक समीकरण ये होता है कि सबसे पहले हम उस विधानसभा, जैसे उत्तर प्रदेश का मान निकालते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर 403 सीट है तो कुल संख्या 403 डिवाइडेड बाई जितनी राज्यसभा में चुनने जाने हैं, यानी कि 10 और धन 1, यानी कि 403/11 हो गया। ये 36 पॉइंट समथिंग आएगा, और +1, तो कहने का मतलब कि 37 MLA जो है वो एक MP को राज्यसभा को वो चुन सकते हैं जो है। ये फार्मूला है जो है कि टोटल जो नंबर ऑफ MLA है उसमें से हम उसको डिवाइड करते हैं, किससे कि जितने भी राज्यसभा में चुने जाने हैं और +1 उसमें जोड़ करके उसको डिवाइड करेंगे, और ये जो संख्या आएगी उसमें हम एक और जोड़ देंगे। तो मैं बताया कि 403 कुल विधानसभा में उत्तर प्रदेश के हैं, 10 चुने जाने हैं, तो 10 में एक हम और जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, और 403 में जब 11 से भाग देंगे तो 36 कुछ आएगा, तो हम दशमलव को छोड़ देते हैं, तो 36 और +1 उसमें जोड़ देंगे, तो यानी कि 37 जो है 37 MLA एक राज्यसभा के MP को वो चुन सकता है। अब इसमें देखिए कि जो उत्तर प्रदेश में जो सियासी जो समीकरण है उस 2 ही प्रमुख पार्टियां हैं, एक समाजवादी पार्टी है और दूसरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का अपना जो संख्या है वो 252 है, और उनके घटकों को मिला दिया जाए तो उसमें 13 की संख्या हो जाती है अपना दल की, और 6 संख्या होती है सुभाषपा की, ओम प्रकाश राजभर की, 6 सीट जो है वो होती है वो निषाद पार्टी की, तो 6 6 12 और 13 25 और 252 कितना हो गया, 6 6 12 और 13 25, ये करीब हो गया 287 सीट हो गया। ये मान के चला जा रहा है कि 2 सीट जो है वो इनकी राजा भैया की जो पार्टी है वो भी 2 सीट है, तो 289 वोट मान लीजिए, तो 289 की संख्या उधर हो गई। और इधर देखिए तो इनकी संख्या 108 है समाजवादी पार्टी की, और 108 में ये माना जा रहा है कि 2 इनके जो विधायक हैं, एक इरफान सोलंकी जो बरेली साइड के हैं और एक रमाकांत यादव, ये दोनों लोग जेल में हैं।
तो जेल से बाहर वोट देने आएंगे या नहीं आ सकते हैं। चूँकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो कुछ न कुछ इस तरह से दबाव बना करके या उनको कुछ लाभ दे करके हो सकता है कि वो दोनों वोट देने न आए, तो उनकी संख्या हो जाती है 6 सीट, 6 हो जाती है, 106। अब ये देखिए कि 37 में अगर 37 गुणे अगर 7 करते हैं तो 259 होता है। ये संख्या इनकी 289 है। तो 7 राज्यसभा तो बीजेपी भी ऐसे ही आसानी से भेज देगी, और समाजवादी पार्टी भी 2 भेज देगी। 37 दूना की 74, ये हो गए जो है। अब शेष जो वोट बचता है, यानी कि 8वें के लिए भारतीय जनता पार्टी को कुल अगर 8 उसको जिताना है तो कुल 208 गुणे 37, 296 उनको विधायक चाहिए जो है। उनके पास विधायकों की संख्या 289 है, यानी कि 7-8 विधायक उनके भी कम पड़ रहे हैं। और इधर देखा जाए तो 32 विधायक जो है इनको कम पड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी को। अब इसमें 2 चीज़ हो सकती है। एक तो ये कि क्रॉस वोटिंग हो, यानी कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको दे दें, या कुछ बीजेपी के जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी को दे दें। ये संभावनाओं का खेल है, क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। तो अगर मान लीजिए कि ऐसी स्थिति होती है कि तीसरे के लिए भी 37 वोट का जुगाड़ अगर हो जाता है, तो तीसरा जो भी होगा वो चाहे वो भाजपा का हो या सपा पार्टी का हो, ये उसके पार्टी का वो एमपी जो है चुन लिया जाएगा जो है। तो इनकी संख्या सपा के अगर जीतती है तो 3 हो जाएगी और उनकी 7 हो जाएगी, और अगर वो जीते तो उनकी 8 हो जाएगी और इनकी जो है वो 2 हो जाएगी। अगर मान लीजिए दोनों ही में ये संख्या नहीं बन पाती है और जो जिस ढंग पे है उतने ही पर आ जाती है, तब क्या होगा? तब ऐसे केस में चूंकि इसमें जो वोटिंग होता है वो वरीयता क्रम में होता है। ये नहीं होता है कि एक आदमी को वोट देकर के आप चले आइए। अगर आपके पास 11 प्रत्याशी हैं तो आपको 11 प्रत्याशियों पे ये प्रेफरेंस देना होता है कि पहला प्रेफरेंस हम इस अमुक व्यक्ति को, दूसरा अमुक को, तीसरा ऐसे करते हैं जो है। तो जो दूसरा नंबर का जो प्रेफरेंस होगा उनकी संख्या स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अधिक होगी। इसलिए अगर उन मतों को जोड़ दिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो विनर हो जाएगा, क्योंकि उसको 50% + 1 से ज़्यादा की संख्या मिल जाएगी। तो ये सब जो है वो ये गणित जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, और उनका कैंडिडेट भी बहुत धनवान है। इसलिए मुझे लगता है कि 8 सीट इस बार जो चुनाव हो रहे हैं 10 राज्यसभा के, उसमें 8 जो है राज्यसभा मेंबर भारतीय जनता पार्टी के, और 2 जो है वो समाजवादी पार्टी के होंगे जो है। अब मैं आ जाता हूँ कि समाजवादी पार्टी का जो इस समय जो हालत ख़राब है राज्यसभा के सदस्यों को लेकर के, जो अभी चुनाव होना है, उस पर मैं बात कह दूँ कि देखिए, एक तो जया बच्चन आज 20 वर्ष से हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि समाजवादी पार्टी क्यों उनको, भाई देखिए राजनीति में हर पार्टी का जो लीडर होता है वो कुछ ऐसे काम करता है, अपने प्रत्याशी उतारता है जिससे उसको कुछ लाभ हो। जया बच्चन के उतरने से न ही कोई इनका जो है वो जाति समीकरण का वोट बैंक साधने वाली बात होती है। ये भी नहीं है कि बहुत कद्दावर नेता है कि उनके आने से कुछ वोट बढ़ जाएगा जो है। तो जया बच्चन को ये क्यों बार बार ला रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। जहाँ तक बात है, अब इसमें ये होगा कि जब वोटिंग होगा तो प्रेफरेंस जो है, पहला प्रेफरेंस किसको देंगे? 3 लोग हैं, इस 3 में 2 को पहला प्रेफरेंस देंगे जो है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो 2 ही लोगों का चयन होना है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि एक तो जो सुमन है, शेड्यूल कास्ट है, अगर उनको पहले नहीं रखेंगे तो इस बार बहुत ज़्यादा छिछालेदर हो जाएगा समाजवादी पार्टी की। इसलिए डर करके भी, न चाहते हुए भी, उनको प्रथम वरीयता पे लोग समाजवादी पार्टी के वोट देंगे। मेरा ये अपना अनुमान है। दूसरा मेरा अनुमान है कि जया बच्चन चूंकि बार बार वो जान रही है, सब कुछ विरोध के होने के बावजूद भी, इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की परिवार की अपनी एक अलग केमिस्ट्री है जया बच्चन के साथ, जो उनको भेजना चाह रही है। तो स्वाभाविक है कि जया बच्चन को भी वो एक प्रेफरेंस देंगे। ये मेरा अपना विचार बन रहा है। अब बच गया ये रंजन साहब, आलोक रंजन जी जो है,
मुझे लगता है कि यही जो है जो 10वां जो राज्यसभा के जो मेंबर होंगे, मतलब कि 10 के बाद वाले में इन्हीं का नंबर आएगा जो है, और ये बाहर हो जाएंगे। आलोक रंजन जी बाहर हो जाएंगे, तो ये जया बच्चन और इनका नाम, ये 2 लोगों के फर्स्ट प्रेफरेंस में रहेंगे जो है। तो ये आज का मेरा जो वीडियो था वो राज्यसभा सदस्य के बारे में था कि कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कब कब हुआ। और ये वीडियो मुझे लगता है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं वाले लड़के हैं उनके लिए भी काम आएगा। और ये मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।